बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई मुसलसल मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने के लिए कोशिश है, लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं, मैं उनकी जुजियात में नहीं जाऊंगा। उस हवाले से, जुजियात के हवाले से मैं अलग से एक विलाग करूंगा। सरदस्त जो अच्छी खबरें हैं और जो बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म होने जा रही है, उस हवाले से मैं आपके साथ जो मेरे पास इतलात हैं वो शेयर करूंगा। एक तो ये कि आपने आज का जो मेरा थंबनेल है वो देखा होगा, उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा की 3 तस्वीरें लगी हुई हैं और 7 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब जो हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये थंबनेल ऐसे क्यों बनाया गया है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर ये कि IMF ने पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज है $7 अरब का, उसकी मंजूरी दे दी है। पहली अच्छी खबर। इन्होंने बड़ी कोशिश की, पीटीआई वालों ने, कि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो, जनाब ये श्रीलंका बन जाएगा। और फिर इन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को 1971 के हालात के साथ, मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ जोड़ने की कोशिश की। और भाई मेरे 1971 के जो हालात थे वो अब वहाँ जो अब अवामी इनकलाब आया है, उसके बाद तो 1971 वाले जो हीरो थे उनके मुजस्मे तोड़ दिए गए वहाँ पे। आप किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी, वो भी इनका बयानी जो पिट गया। और फिर IMF को मुतनफ़र करने के लिए पीटीआई ने जो कोशिशें की वो भी आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक के सामने एहतजाज, IMF के सामने एहतजाज, और फिर खतूत लिखे जाएं जनाब। ये माजी करीब की मैं बात कर रहा हूँ। और ये तासर दिया जाए मुसलसल कि जनाब पाकिस्तान जो है वो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यहाँ जो अमन अमा की सूरत हाल वो बेहतर नहीं है। CPEC 2 वाला मसला जो है वो इन्होंने रोड़ा शोला डाला हुआ है। जब भी कोई वफद आता है पाकिस्तान में, ये कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई ज़रूर डालते हैं जिससे ये लगे कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है और कोई पुरअमन मुल्क नहीं है। इनके साथ बाकी कुव्वतें मिली हुई हैं। एक तो अफ़गानिस्तान से आए हुए तालिबान हैं, और फिर BLA वगैरह वाले जो हैं वो ऐसे ही मौके की तलाश में शायद होते हैं। अच्छा, IMF की MD ने भी पाकिस्तान की माशी प्लानिंग जो है उसकी तारीफ़ की है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी जो रिपोर्ट हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये इस्तेहकाम की तरफ, माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। और मूडीज़ की मुसलसल जो रिपोर्ट आई है ऊपर तले 2-3, उनमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है ये माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है। इसकी मईशत का सफ़र जो है वो सही पटरी पर चढ़ गया है। बावजूद इसके कि इमरान खान और उनकी जमात जो है PTI ये मुसलसल इन कोशिशों में थी कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। बहरहाल अब जो $7 अरब मिले हैं उसमें हुकूमत का किरदार है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। और हुकूमत ने जो उनकी जो शराइत थी वो पूरी की हैं, उसके लिए कड़वे घूंट भरे हैं इन्होंने। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है ना, ये सिर्फ हमारी हुकूमत का कारनामा नहीं है। इसके साथ जो हमारी अस्करी क़यादत है, ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, जिनकी तस्वीर मैंने लगाई है थंबनेल पे, उनका बड़ा किरदार है। वो हर किस्म का तावन कर रहे हैं और बाहमी मुशावरत के साथ बहुत सारी प्लानिंग्स जैसी हैं जो बाहमी मुशावरत के साथ तय हुई हैं। और उनमें जो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग थी, डॉलर वाला मामला था, डॉलर स्मगल हो जाते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दोनों, यानी अस्करी क़यादत और जो हमारी हुकूमत है या जमहूरी या सियासी क़यादत है, उन्होंने बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो मामला तय किए हैं, बाहमी सोच विचार के साथ जो मामलात है उनको आगे चलाने का फ़ैसला किया और उस पर मुसलसल अमल हो रहा है। और दूसरा देखें, अब इनके दौर में क्या हो रहा था, जब से ये हुकूमत आई है डॉलर में इस्तेहकाम आया है। और दूसरा, पहली मरतबा ये हुआ है इमरान खान के दौर में, तो जो सूरत हाल थी आपके सामने है, पहली मरतबा ये हुआ है कि जो शरह है महंगाई की वो सिंगल डिजिट में आई है, 9.5 वहाँ पे आई। और अफरात-ए-ज़ार में 37% अफरात-ए-ज़ार था, उसमें मुसलसल कमी हो रही है अफरात-ए-ज़ार में। इसीलिए डॉलर जो है उसकी कीमत को इस्तेहकाम जो है हासिल हुआ है। तो वो 37 से फिर 23 आई, 23 से भी कम होती जा रही है। और दूसरा, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसके कारोबार में 80% बेहतरी आई है। और फिर
12.6 अरब डॉलर के जो कर्जे थे वो रोल ओवर हो चुके हुए हैं, और इसी तरह तरसीलात ज़ार में 40% इजाफा हो गया है, और करंट खसारा तकरीबन ज़ीरो। और गैर मुल्की कंपनियों की अदायगियाँ क्लियर हैं, या तो हमने अदायगियाँ कर दी हुई हैं या फिर वो भी रोल ओवर हो गई हैं, रीशेड्यूल हो गई हुई हैं। तो और जो शरह नमू है इनके दौर में माइनस हो गई थी, नेगेटिव में जा रही थी इमरान खान के दौर में, अब वो 3.5% जो है वो मुस्बत वो हो रही है, आगे जा रही है। और फिर जो है ये 30 सितंबर जो है बड़ा अहम हो गया है, 30 सितंबर को शायद पहली किस्त जो है वो जारी होने वाली है IMF से, और 30 सितंबर को ही जो हमारे नए DGISI हैं डॉक्टर आसम मलिक साहब, वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल रहे हैं, और 30 नंबर को ही 63A वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उस बेंच में शामिल हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये इतलात है कि वो शायद वो जो नई प्रोसीजर कमेटी बनी है आर्डीनेंस तरमीमी आर्डीनेंस जो तरमीम की गई सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट में आर्डीनेंस के ज़रिए, अगर वो कमेटी जो अब उसमें मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया और उनमें अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो नामजद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये अब ये इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस के पास है कि सीनियर तरीन जज होगा चीफ जस्टिस के बाद उस कमेटी में, और एक जज साहब वो होंगे जो जिनको नामजद करेंगे चीफ जस्टिस। अब उसमें ये एतराज़ात भी कर रहे हैं, और ख़त भी लिखा है सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, और ये हवाला भी दिया कि आप भी जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और फिर वो मुअत्तल हो गया था, तो आप भी बेंचों में नहीं बैठा करते थे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। और मुनीब अख्तर साहब के हवाले से भी यही सुनने में आ रहा है कि वो भी शायद उस बेंच में ना बैठे। और दूसरी जो बात यह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसके तहत आईनी अदालत कायम होनी है, उसका रौला चला पड़ा हुआ है। वो जनाब ये मसवदा मेरे पास नहीं आया, मेरे पास आया, मुझे ज़बानी बताया गया, मुझे तहरीरी शक्ल में नहीं दी गया। मौलाना साहब ने जो किया था आखिरी वक्त में जाके मौलाना साहब ने ये कह दिया जनाब इसको जो मुशावरत है इसको वसी तर किया जाए, PTA को भी शामिल किया जाए वगैरह वगैरह। तो अब इस हवाले से इतला ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो अपना अपना मसवदा PTA के सिवा तमाम जमातें अपना अपना आइनी मसवदा जो है मुजवज़ा आइनी तरमीम का वो तैयार कर रही हैं। और मज़े की बात यह खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो 2 टोक कह दिया है। वो पहले भी परसों भी मैंने ये बताया था कि जनाब आईनी अदालत हमने हर हाल में कायम करनी है, एक बात होगी। अब पीपल्स पार्टी जो मसवदा तैयार कर रही है उसमें भी आईनी अदालत जो है वो मौजूद है। हुकूमत जो मसवदा तैयार कर रही है और जो पहले उन्होंने मसवदा तैयार किया तो उसमें जो तरमीम कर रहे हैं उसमें भी आईनी अदालत जो है वफाकी आईनी अदालत मौजूद है। और मौलाना साहब जो है उनकी जो लीगल टीम मसवदा तैयार करें, उनका ना हम अपना मसवदा तैयार करेंगे और फिर उस पर मिल बैठ के बात करेंगे, तो उसमें भी जो आईनी अदालत है वफाकी आईनी अदालत वो मौजूद है। अब अगर ये मिल बैठ के एक मुश्तरका मसवदा बनाते हैं तो फिर इस बात का गालिब इम्कान है कि आगे पीछे और जुजियात आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इस पे सबका इत्फाक है कि आईनी अदालत वफाकी आईनी अदालत मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से हट के एक आईनी अदालत जो है वो होनी चाहिए। फिर एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के हवाले से ये मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये खबरें उड़ाई जा रही हैं कि जनाब अगर आईनी अदालत बनाई गई या जो 26वीं आईनी तरमीम जो है ये पार्लियामेंट में लाई गई तो फिर बहुत सारे जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे। इस हवाले से मेरी एक अहम हुकूमती शख्सियत के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब ये उम्मीद नहीं है, ये जो खबरें हैं ये नाकाबिले यकीन है ये कि जनाब ये जजेस इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि जजेस जो हैं वो हालात का एक तो मुकाबला करते हैं, दूसरा फिर हालात बेहतर होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जजेस अगर फिर भी ज़िद हुए कि जनाब हमने इस्तीफ़े देने हैं, इस्तीफ़े दे के घर चले जाना है, तो उसकी जवाबी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार है। अगर जजेस इस्तीफ़े दे के जाएंगे तो इससे ये नहीं कि कोई अदालती बहरान पैदा हो जाएगा और फिर वकला जो एक धड़ा है हामिद खान ग्रुप वो तहरीक चलाएगा जनाब, लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो भी शायद उसके जवाब में कोई प्लानिंग कर रहा हो कि ये वकला की तरफ से इस मरतबा वो तहरीक नहीं चल सकती जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में चली थी, एक बात। और फिर ये जो गंडापुर साहब हैं ये बड़ी बढ़ के छिटके मारते रहते हैं और फिर आए जहाँ
21 सितंबर को, और यहाँ एक जो ट्रक खड़ा हुआ था उसके शीशे तोड़ दिए कलाशनकोव के साथ, और वो शहरी को जो है, वो ड्राइवर जो है, उसको भी ज़दोकोब किया पीटीए वालों ने, इस तरह की बातें, और फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। गंडापुर साहब को ये पैगाम दे दिया गया है कि भाई साहब, आपने जो वादा किया था अच्छा बच्चा बन के रहने का, तो या तो अच्छा बच्चा बन के रहें, या फिर आप जो है वो लाइन क्रॉस कर लें, दूसरी तरफ चल जाए। ये डबल गेम नहीं आप चलेगी, ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। और जेल में जो इमरान खान साहब हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है इस हवाले से, क्योंकि गंडापुर वाला जो कार्ड है ना, मेरा ख्याल है कि उस पैगाम के बाद शायद वो इमरान खान ना खेल सके, या उस तरह ना खेल सके, या गंडापुर साहब उस तरह ना खेलें जिस तरह इमरान खान साहब खिलाना चाहते हैं। आपको याद होगा इमरान खान ने जनाब ये ऐलान किया था बड़े दबंग अंदाज में कि जनाब हमने एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं मुज़ाकरात के, और मैंने कहा था जनाब ये कुंडी इन्होंने अंदर से नहीं लगाई, बाहर से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने कुंडी लगाई हुई है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो अब रऊफ हसन साहब जो हैं ये फिर मिन्नत समाजत पर उतर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका लीडर तैयार नहीं है, बकौल उसके अपने। ये सारी गिदड़ बबकियाँ हैं इनकी, और ये तोड़ नहीं चढ़नी, और ना ही मुज़ाकरात का जो है ना, कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। अब नए DGI आएंगे ना, तो उनकी जो अपनी प्लानिंग होगी, उनका जो पॉलिसियाँ, साबिक पॉलिसियों को नए अंदाज में, वो जिस अंदाज में भी उन पर अमल करेंगे। और फिर एक और खुश आइंद बात ये है कि ये जो तरमीम आ रही हैं, 26वीं तरमीम जो है, मुजवज़ा 26वीं तरमीम, तो मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा ये हो रहा है अदलिया के हवाले से जो है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मुकम्मल तायद जो है उन्हें हासिल है। और फिर जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो आइन की बालादस्ती के लिए आइन पसंद जजों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और अब ये मैं बताऊं कि जनाब मैंने थंबनेल पे काजी साहब की 3 तस्वीर क्यों लगाई हैं। ये इसलिए लगाई हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं बरादर जजों पर भारी पड़ गए। यार ये बरादर जजेस ही होते हैं, बरादरान यूसुफ हों या ब्रदर जजेस हों, ये होते, इनको कहते हैं ब्रदर ही हैं। तो जनाब ब्रदर जजों पे ये भारी पड़ गए। इसके जुजियात जो हैं, इसकी जुजियात या तफसीलात जो हैं, वो मैं अपने किसी दूसरे व्लॉग में, आज मैंने कहा था कि जनाब सिर्फ खबरों तक मैं महदूद रखूँगा, तो उसकी जुजियात या तफसीलात जो हैं वो अपने किसी दूसरे व्लॉग में मैं अर्ज़ करूँगा। और इसमें एक सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो तो ये हुआ है कि जो 14 सितंबर को इन्होंने 8 जजों ने वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में वजाहती नोट जारी किया था, और उसमें ये कहा था जनाब हमारा जो फैसला है शार्ट आर्डर है 12 जुलाई वाला, उसमें कोई बहाम नहीं है, और जो बिला वजह रुकावटें डाल रहा है इलेक्शन कमीशन, और अगर हमारे हुक्म पे अमल नहीं हुआ तो उसके नताइज जो हैं, कानूनी नताइज जो हैं वो हो सकते हैं, या कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट मांगी थी, 9 सवालात उन्होंने भेजे थे रजिस्ट्रार को, और उन पर रिपोर्ट मांगी थी जनाब ये दरख्वास्तें कहाँ फ़ाइल हुई, नंबर कैसे लगा, जो इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त जिसमें उन्होंने वजाहती नोट 8 जजों ने जारी किया, ये समात कहाँ हुई, किस कमरे अदालत में हुई, किस चैम्बर में इकट्ठे हुए, नोटिस हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ फ्री कैन को या नहीं हुए, वगैरह वगैरह। तो ये ख़त जब देखा, ये रिपोर्ट जो तलब की ना, जब उसके बाद इन्होंने फिर अपना तफसीली फ़ैसला जो है ये जारी किया, उसमें ये जो नोट है ना, इन्होंने ये भी उसमें जो इन्होंने वजाहती नोट जो है ये 14 सितंबर को जारी किया था, वो तफसीली फ़ैसले में उन्होंने वो भी शामिल किया, और ये कहा है कि जनाब ये इसका एक तरह से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि जनाब ये जो है ये तशरीह जो है या वजाहत जो है ये हम ही ने करनी थी ना 8 जजों ने, तो हमने कर दी, लेकिन उसके लिए रूल्स को फॉलो करना होता है ना। रूल्स के बगैर या कानून और आइन को देखे बगैर, या जो हक दिया गया है दूसरे फरीक को, वो हक दिए बगैर आप कैसे वजाहत कर सकते थे। बहरहाल उसमें अब जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार ने सबमिट कर दी है चीफ जस्टिस को, और ज़राए ये कहते हैं, ज़राए से जो खबर आई है कि जनाब जो दरख्वास्तें थीं PTI की और उनकी इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्तें वजाहत वाली, तो वह कहते हैं उसकी कोई काज लिस्ट वगैरह जारी नहीं, कोई नंबर शंबर नहीं लगा उस पर। और दूसरा, किसी कमरा अदालत में ये 8 जज इकट्ठे होकर इन्होंने समाअत नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया अटॉर्नी जनरल और जो फ्री कैन थे मुकदमे के दूसरे उनको,
اور پھر یہ کس چیمبر میں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو وہ وضاحتی نوٹ جو ہے وہ لکھا، وہ کہتے ہیں اس چیمبر کا بھی کوئی نہیں پتا کہاں ہوا۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم سوال تھا کہ جناب یہ اپلوڈ کیسے ہو گئی؟ جب اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ویب سائٹ پہ سپریم کورٹ کی، تو وہ رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے رجسٹر آفس میں اوریجنل ریکارڈ وہ ان کو دینا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب وہ کوئی ریکارڈ شکارڈ جو ہے وہ جو فائل ہے وہ ہمارے پاس آئی نہیں تھی۔ اور پھر رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو سینئر ترین جج ہے، سینئر جج، ان کے سٹاف کے کہنے پہ یہ اپلوڈ کی گئی۔ اور سینئر جج کون ہے؟ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب۔ یعنی سید منصور علی شاہ صاحب نے اپنے سٹاف کو کہا ہوگا، سٹاف اپنے طور پہ تو اپلوڈ نہیں نہ کروا سکتا، انہوں نے یہی کہا ہوگا نا جناب جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ استعفوں والی بات جو ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے پہلے، اگر یہ لوگ استعفے دیتے ہیں تو پھر بہرحال استعفے کیوں دیں گے؟ بہرحال اگر استعفے دیتے ہیں تو جو اسٹریٹجی ہے، جوابی اسٹریٹجی، وہ بھی تیار ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مس کنڈکٹ یعنی کہ ضابطۂ اخلاق کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ضابطۂ اخلاق ہے، جس کی پاسداری کا یہ حلف اٹھاتے ہیں ججز، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی، وہاں معاملہ نہیں بھیجا گیا، اور یہ ججز یہ حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ جناب ہم اپنا جو بھی کام ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ اور یہ قانون کو انہوں نے ایک طرح سے نظر انداز کیا، جو بھی بظاہر بادی نظر میں کر لیں، بظاہر انہوں نے نظر انداز کیا۔ تو ان ججوں کے خلاف جو ہے وہ یہ مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ یہ حکومت کی طرف سے بھی ریفرنس آ سکتا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے۔ کوئی عام شہری جو ہے وہ بھی اس بنیاد پہ، ان خبروں کی بنیاد پہ وہ شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شکایت جاتی ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، یعنی چیف جسٹس جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو ہے وہ کسی سینئر جج کو، جو ممبر ہیں اس کے کونسل کے، ان کو وہ بھیج دیتے ہیں لیگل اوپینین کے لیے۔ بھائی صاحب آپ دیکھ لیں گے اور مجھے بتا دیں کہ اس پہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب جو حیت ہے اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی، وہ اس میں چیف جسٹس پاکستان ہے، اور اس کے بعد 2 سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ہائی کورٹس کے، وہ اس میں شامل ہے۔ تو اب اس میں جو اگر یہ 8 ججوں کے خلاف معاملہ جاتا ہے تو پھر تو اس میں یعنی کہ اب جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جو شامل ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ اگر یہ ریفرنس بن جاتا ہے یا شکایت آ جاتی ہے تو پھر یہ دونوں ہی اس میں جو کونسل ہے اس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کے لیے پھر جو ان کے بعد سینئر ترین ججز ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب۔ یہ 2 جج ہیں وہ شامل ہوں گے، اور ان میں سے ایک جج کو وہ لیگل اوپینین کے لیے جو چیف جسٹس ہیں وہ فائل جو ہے، جو معاملہ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کچھ قوانین ایسے ہیں جو بھٹو صاحب نے بنائے وہ انہی کے گلے پڑ گئے، نواز شریف نے بنائے، یہ نیب شیب والا جو ایشو ہے صاحب والا، وہ ان کے گلے پڑ گیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب جو بندہ وہ بعد میں اسی کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جو یہ مظاہرے لیے کو نقوی والا معاملہ تھا، تو وہ ریزائن دے گئے تھے، تو وہ یہ وہاں یہ طے ہوا کہ جناب نہیں، جب کاگنیزنس لے لے سپریم جوڈیشل کونسل تو پھر ریزائن نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ریزائن دے بھی دے تو کونسل جو ہے اس کی کارروائی جاری رہے گی۔ اب جو استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں استعفے آتے ہیں یا نہیں، میرا تو اس میں جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق تو کوئی استعفے نہیں ہیں، وہ حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور حالات بہتر ہونے کا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے احتجاجاً بھی دے دیتے ہیں، اور اس کی کارروائی جو ہے وہ پھر اگر کاگنیزنس لے لیتی ہے، وہ نوٹس لے لیتی ہے، تو پھر وہ کارروائی جو ہے وہ رک نہیں سکتی۔ اچھا، اس سارے معاملے کا جو ایک حل بیان کیا جا رہا ہے قانونی حلقوں کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور جلد بازی کے مظاہرہ کے نتیجے میں ہی
یہ جو انہوں نے مخصوص ٹیوشنوں والا کیس ہے اس کا فیصلہ دیا، اور یہ ایک کہہ لیں آپ خدشات کی بنیاد پہ جناب 2 اکثریت ان کو مل جائے گی تو پھر وہ جناب جو حکومت ہے تو وہ اپنی مرضی سے ترمیم کر لے گی، اور ججوں کی عمروں میں اضافے والی باتیں اور یہ وہ ٹھیک ہے، حکومت سے کچھ غلطی ہوئی ہے، وہ قبل از وقت جو ہے انہوں نے اس ترمیم کا جو اظہار کر دیا، وزیر قانون صاحب نے کہہ دیا، اور دیگر کئی ایک ان کے جو وزراء ہیں ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل گئیں، اور جو نا واضح طور پہ تردید کر رہے تھے، نا واضح طور پہ تصدیق کر رہے تھے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن جو بھی وہ فول شول کھیلا ہے انہوں نے، اس کا نقصان جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز کو، خاص طور پہ جو سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو ہوا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن وہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جو مسودے ساری جماعتیں شیعتیں تیار کر رہی ہیں، جو بھی 26ویں ترمیم کے حوالے سے، سب میں آئینی عدالت کا جو نقطہ ہے یا ترمیم ہے وہ موجود ہے۔ تب اس کے بعد حالات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس نہج پہ جائیں گے، کس ڈگر پہ جا کے یا کس کروٹ یہ اونٹ جو ہے آئینی ترمیم والا یہ بیٹھے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔